जय हिंद साथियों। जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल में आपको सारे वीडियोस फिजिक्स के कंप्लीट फिजिक्स ठीक 3 महीने में पढ़ाने वाले हैं। तो मैं अपने वादे के मुताबिक चैप्टर नंबर 8 में आज पहुंच चुका हूं। बने रहिए इस चैनल में, हमारे साथ अपना सहयोग देते रहिए। और चैनल पे नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज जो चैप्टर है वो है अपने पास चैप्टर नंबर 8, और जिसका नाम है धारावाही लूप तथा बलयुग्म का आघूर्ण। ये चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा है धारावाही लूप तथा बलयुग्म का आघूर्ण। ओवरऑल मैं आपको एक बात कहूँ तो आपको इसमें केवल दो ही चीजों के बारे में पढ़ना है, या तो धारावाही लूप के बारे में या फिर बलयुग्म के आघूर्ण के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में आज इस वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे, आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। फिर ये पढ़ेंगे कि अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हम किसी लूप को रख देते हैं या स्थित हो लूप, तो उस पर धारावाही लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो, तो उस पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा ये भी जानेंगे। फिर इसके बाद उससे निकलने वाली विशेष स्थितियां क्या क्या है वो भी जानेंगे। उम्मीद करते हैं माइंड मैप आपके दिमाग में बन गया होगा कि आपको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। जरूरी नहीं कि मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको ये तक पढ़ाऊंगा कि ये धारावाही लूप क्या है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, सबसे पहले यही पढ़ेंगे धारावाही लूप क्या है। फिर जब ये आप जान चुके होंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये है अपने पास पहली स्लाइड, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है धारावाही लूप क्या होता है। क्योंकि बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूजन पे रहते हैं कि यार मैं जब तक धारावाही लूप ही नहीं जानता तब तक पढ़ने का क्या फायदा। तो आपको जानना है यहाँ पर, और ये चैनल ऐसा है जिसमें हर एक चीज आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले धारावाही लूप के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक अगर मैं आपसे कह दूं कि बोलो ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक तार है। ये तार मान लिए आप, लाइन नहीं, ये तार है। ठीक है, तो अगर ये केवल एक सिंगल तार है तो इसका हम नाम दे सकते हैं चालक तार। चालक तार, मान लो ये एल्यूमिनियम का तार है तो इसका नाम क्या देंगे, चालक तार। अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें अब मैंने इसमें धारा प्रवाहित करनी शुरू कर दी, आई धारा मान लो इसमें प्रवाहित हो रही, तो अब इसे हम बोलेंगे धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार। ठीक है, इतना आप समझ गए। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इसी तार को, ये जो आपके सामने तार दिख रहा है ना सीधे, इसको मैं कोई शेप दे दूं, चाहे आयताकार शेप दे दूं, चाहे वर्गाकार शेप दे दूं, या फिर सर्कुलर पाथ में बना दूं, या वृत्ताकार बना दूं, या फिर मैं इसे त्रिभुजाकार बना दूं, मतलब कोई एक शेप दे दूं। अगर वैसे ही इसको मोड़ दिया जाता है मान लो, या तो फिर आप ऐसे मोड़ लीजिए, ये मोड़ लीजिए, तो इसका नाम होता है लूप। इसका नाम क्या होता है बोलिए, लूप। इसे हम कह देते हैं लूप। ये अपनी भाषा में समझ गए। अगर मैं इसी में धारा प्रवाहित करना शुरू कर दूं, अगर मान लो मैंने इसमें धारा प्रवाहित करनी शुरू कर दी, तो ये जो चीज बन के आएगी धारावाही लूप। धारावाही लूप। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपके पास ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि धारावाही लूप क्या होता है। आप बोलेंगे कि अगर एक चालक तार है, उसी को हम किसी शेप में मोड़ दें तो वो जो बन के आती है वो होती है धारावाही लूप। अगर उसमें धारा प्रवाहित हो गई तो वो चीज लूप, और प्रवाहित कर दो धारा तो धारावाही लूप। समझ गए, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा तो धारावाही लूप क्या होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बता पाएंगे कि यदि किसी चालक तार को किसी विशेष आकृति के रूप में मोड़ दिया जाए, मोड़कर विशेष आकृति का रूप दे दिया जाए, तो उसे हम लूप कहते हैं। मैं इधर लिखता भी हूं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन यहीं से खत्म हो जाए और हर एक चीज क्लियर होते चले। यदि हम यदि हम किसी सीधे चालक तार को, सीधे चालक तार को किसी विशेष आकृति में, आकृति के रूप में मोड़ दें,
तो इसे तो इस नई आकृति को लूप कह देते हैं। समझ गए होंगे बात में ये। तो लूप क्या है, अब आपको परेशान नहीं करेगा। शायद स्लाइड में दिख रहा है, स्क्रीन पे, हाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख जाएगा ना। दिख रहा है, उम्मीद करते हैं आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप इस बात को लेकर अब सतर्क हो गए कि हाँ, ये धारावाही लूप क्या होता है। वास्तव में क्या है धारावाही लूप, आप समझ गए कि अगर मैं किसी लूप में धारा प्रवाहित कर दूं तो उसका नाम हो जाता है धारावाही लूप। लूप क्या होता है, अगर सीधे चालक तार को किसी विशेष रूप में मोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है कोई लूप। आते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब इसको वृत्ताकार बना सकते हैं, वर्गाकार बना सकते हैं, जिस शेप की बनाना चाहें आप। अब चुंबकीय आघूर्ण को पढ़ते हैं। ये बेस है, अगर ये चीज अगर आपको आई तो इस चैप्टर की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दिख रहा है मुझे, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। समझिए जरा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो आप बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की, तो मैं आपसे बोलूंगा देखिए जरा, अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये मैंने बनाया चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने बना दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब मैंने इस पर रख दिया एक लूप जो मैंने बनाई। लूप मैंने ऐसे बना दिया कुछ डिजाइन। ये बना दी, मान लो ये एल है, ये भी एल है, ये बी है, तो ये भी बी है। ये इसमें ऐसे बना है, पर आप मान के चलिए ये आयताकार लूप है, ठीक से, सही से। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना थोड़ा सा कम ज्यादा, वो आप समझ जाइए कि बराबर है, ठीक। तो ये आपकी जिम्मेदारी समझने की। या तो मैं ही थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं इतना ले आता हूँ, फिर मैं ऐसे कर देता हूँ। ये लंबाइयाँ अब लगभग बराबर दिखने लगेंगी। और ये जो व्हाइट वाली थी लाइन है, इनको मैं अब कवर कर देता हूँ। ये लो, कवर हो गई। ठीक, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इसकी लंबाई एल तो इसकी लंबाई एल, इसकी बी तो इसकी बी हो जाएगी। नाम अगर देना चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस इसका। अब इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, ये अगर मैंने इसमें धारा प्रवाहित कर दी, ये धारा ऐसे गुजरती रहेगी, ऐसे गुजरती रहेगी, ऐसे निकल जाएगी। ये धारा की डायरेक्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण, क्या देखो ये चुंबकीय आघूर्ण को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मैं कहता हूं अगर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अब आप ऐसा करिए कि इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो लूप है या कुंडली है, उसका क्षेत्रफल ले लीजिए ए, एरिया को ए से, और इसमें जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका नाम ले लीजिए आई। तो जी इनका दोनों का गुणा कर लीजिए, जो बन के आएगा उसी का नाम होता है चुंबकीय आघूर्ण। इसको हम डिनोट करते हैं एम से। उम्मीद है कि ये बातें तो आपको समझ आ ही गई होंगी कि ये एम बराबर आई इंटू ए बनेगा। एम बराबर आई इंटू ए, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, ताकि आप नोट्स बना सके उसके लिए मैं लिखता हूं। बस एक बात ओवरऑल आप समझ लीजिए कि लूप का जो क्षेत्रफल होगा और उसमें जो धारा प्रवाहित होगी, दोनों का गुणनफल कर लो, वही बन के आता है चुंबकीय आघूर्ण। अब यहां पर मैं लिखता हूं किसी धारावाही, सॉरी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लूप, स्थित धारावाही लूप, लूप के क्षेत्रफल ए तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के गुणनफल को
चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं, मात्रक और इसके विमा के बारे में। आ जाओ, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक और विमा क्या होता है सीखेंगे, ठीक 1 मिनट में आप सीख जाएंगे। चलो बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। तो हम एम से डिनोट करते थे, और एम बराबर आया था आई इंटू ए। अगर यहीं पर मैं बात कर देता, यदि फेरों की संख्या लूप में या कुंडली में फेरों की संख्या एन हो, तब उस समय जब आप निकालेंगे एम बराबर, तो आप इसमें एन से गुणा कर लीजिए, एन आई ए। ये बन के तैयार हो जाएगा आपके पास सूत्र। फिर मैं बात करता हूं मात्रक और विमा की। तो सबसे पहले मैं बात करूं मात्रक की, मात्रक क्या होगा, फिर मैं बात करूंगा विमा की। देखिए जरा, अगर मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक तो आप बाखूबी देख रहे होंगे, ये एम्पियर होगा और ये मीटर स्क्वायर, तो बन के तैयार हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। वीमा की मैं बात करूं तो एम्पियर की वीमा होती है ए, और मीटर की वीमा होती है एल। स्क्वायर लगाया तो बन जाएगा स्क्वायर, तो मिला दोगे तो ए एल स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से यहां से मात्रक और वीमा कंप्लीट हो जाती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ चलना है, और उस डेरिवेशन को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप इस चैप्टर में एक धुरंधर बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है इसकी जड़ है इस चैप्टर की, इससे बहुत से न्यूमेरिकल्स हल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर में हम आगे डेरिवेशन कौन सा है। तो हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। डेरिवेशन है, इसको आप बड़े ढंग से पढ़िएगा। कहाँ है ये डेरिवेशन? अगर इस चैप्टर का तैयार है तो मान लीजिए आपको ये चैप्टर तैयार है, क्योंकि इसमें ये चैप्टर में यही डेरिवेशन ऐसा है जिससे बहुत से न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। बहुत से क्या मतलब, लगभग सभी हल हो जाएंगे, एक दो बच जाए तो अलग बात है। इसको पढ़ो क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। पहली बात तो इस डेरिवेशन की जो ये हेडलाइन है, इसमें पढ़ोगे तो हर एक चीज जो भी है वो सब कुछ मैंने बता ही रखा है पहले ही। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते ही हो, धारावाही लूप मैंने पहले ही बता दिया इसको स्टार्टिंग करने से पहले। बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म का आघूर्ण तुम लोग पहले भी पढ़े होगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो वहां से भी आप जानते थे, यहां से भी आप जान लीजिए। पर ये जो अब आघूर्ण है ना, इसको मैं बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बताओ ये जो लूप है कहाँ स्थित है, तो बोलो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए हमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लाइनों से दिखा रहे हैं, यहाँ पर बनाए। ये बन जाएंगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाली लाइनें। अब इस पर हमें एक कोई धारावाही लूप दिखानी है, तो लूप मैं मान ले रहा हूं आयताकार है, ठीक है। तो यहां पर एक आयताकार लूप बनाओ। ये लो बना दी मैं। अब ये मान के चलिए कि आयताकार, इसमें अच्छी ना दिख रही होगी, फिर भी आपको मानना कि ये आयताकार है।
और इसमें मैं आई धारा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई धारा चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी, यहाँ पर ये होगी और यहाँ पर ये होगी। नाम कुछ दे दें इसका, इसका नाम मैं देता हूँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये बन गई आयताकार लूप एक, जिसका नाम है पी क्यू आर एस, आयताकार एक लूप है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बताओ अगर इसमें आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही, ये किसकी डायरेक्शन है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन है। तो इस जगह पर यहां पर ये जो लाइन है तार की इतनी लंबाई है पी क्यू, एक भुजा दिख रही है ना, तो इस भुजा पर लगने वाली बल की डायरेक्शन किधर होगी, चुंबकीय बल की किधर की ओर होगी। तो देखो जरा, पहले तो ये अक्ष में बना दूं, इसकी ये अक्ष है, इसे बोल सकते हैं हम घूर्णन अक्ष, ठीक है, घूमेगी जैसे इसके अक्ष के परितः ऐसे घूम जाएगी। कब घूमेगी वो आप समझिए जरा यहाँ से। और ये जो पहले भुजा है ना इस पर, अच्छा यहाँ से कैसे जा रही, ऐसे ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, और यहाँ पर ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे आकर ऐसे निकल जाएगी, समझ गए ना। अब यहाँ पर रखो जरा, दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 बताता है किसके डायरेक्शन को, चुंबकीय बल की डायरेक्शन को। इसमें हमें क्या करना होता है, अंगूठा किस डायरेक्शन में रखनी, बोलो, धारा की डायरेक्शन में, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन में। तो जैसे ही रखना है देखो, ऐसे रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ, ऐसे। तो बताओ ये हथेली किधर की ओर गई, अंदर की ओर। अब हम बोर्ड के अंदर तो नहीं बना सकते एरो, नहीं बना सकते ना, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं ये, और यहां लिख दे रहे हैं एफ, समझ गए, उधर की ओर लिख दे रहे हैं एफ। अब बात करते हैं जरा इस वाली पर पहले, अच्छा इस पर करो जरा, इधर वाली पे, तो कैसे रखोगे, अगर इधर वाली पे रखोगे तो कैसे रखोगे बताओ, ऐसे रखोगे, देखो सही है, ऐसे, देखो सही रखे कि नहीं। कुछ लोगों को लग रहा होगा गलत है, ये सही है, पता क्यों, ये डायरेक्शन नीचे की ओर आ रही कि नहीं, एरो आ रही है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र उधर की ओर है, तो बताओ हथेली किधर की ओर आई, बाहर की ओर है ना, तो ये किधर की ओर आ जाएगी, बाहर की ओर। तो ये अब बाहर की ओर का मतलब वो बाहर की ओर समझ जाइए, ठीक है। अब बाहर की ओर का मतलब मैं नीचे की ओर बनाता हूँ, क्योंकि ये दिखाई तो पड़ने वाली चीजें है नहीं, तो बस आप थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि इस पर जो बल की डायरेक्शन है वो कुछ यूं है, समझ जाएंगे ना। फिर आगे बात करते हैं इस वाली पर, इस वाली पर ऐसे है, देखो देखो सही है, तो इधर की ओर है ना, इधर की ओर, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। अगर इस पर देखेंगे तो कैसे रखेंगे बताओ, कैसे देखेंगे, रख के बताओ, रख पाएंगे। अच्छा बाएं हाथ के हथेली के नियम का प्रयोग करो, शायद उससे आसानी से कर लो। ये आई और ये बी, और ये किसको दिखाएगा, एफ को, ये आई ये बी और ये एफ को। तो आई की डायरेक्शन में इसको रखना है, बी की डायरेक्शन में इसको रखना है, तो इसको रखने के लिए आप ऐसे प्रयोग करेंगे, तो कैसे, ऐसे रखेंगे, ऐसे, ये आई ये बी, बी की डायरेक्शन में, तो ये ऐसे। अच्छा ये बताओ ऊपर की ओर जा रही कि नहीं, ऐसे रखोगे इसको, समझो जरा, देखो सही रखी मैंने, अपने हिसाब से तुम लोग रखना, मैं देखो आराम से समझाता हूँ। देखो ये डायरेक्शन किसकी होती बताओ, आई की, ये किसकी, बी की, ये किसकी, एफ की। तो देखो ये आई डायरेक्शन ऊपर जा रही कि नहीं इसमें, है ना, तो ये ऊपर की ओर, ये उधर की ओर, समझ रहे हैं। तो ये बताओ फोर्स अंदर हुआ कि नहीं हुआ, और पहले भी अंदर आया था कि नहीं आया था, समझ गए। तो ये किधर की ओर जाएगी, अंदर की ओर, समझ ही नहीं पा रहे क्या, अब समझ आया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसमें, तो बताओ ये अगर लूप है, ऐसे जा रही उधर की ओर, धारा उधर की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र उधर की ओर। अगर इस लूप को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे घुमा के दिखा दूं, अपने आप को ऐसे घुमा के दिखा दूं, ऐसे समझो ये है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लूप रखी है। ये जो लूप है ना ऐसे छपी नहीं है, ये लूप छपी नहीं है, एक कागज मुझे देते तो मैं समझा पाता। ये लूप कुछ ऐसे है, मानो ऐसे 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 ऐसे, ये दिख गई ऐसे। अब रखो, ये लूप जो है ना ऐसे दिख रही, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे, चुंबकीय क्षेत्र वो है, ऐसे रख के समझो। अब अगर रखोगे ना तो ये तुम्हें पता चलेगा इसमें ऊपर की ओर लगेगा, किधर की ओर, ऊपर की ओर, ऐसे उधर की साइड में, ये बात है ना। अब सुनो जरा, ये देखो इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, और ये दोनों जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर, ये जस्ट अपोजिट नीचे की ओर। तो ये देखो ये ऊपर ये नीचे। एक बात समझो, इस पेन से एक क्रियाकलाप समझो, अगर इस चीज पर कोई एक बल F नीचे की ओर कार्य कर रहा हो, और इसी चीज पर एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा हो, तो और बल समान हो, तो क्या ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कर देंगे।
अगर 5 न्यूटन का, अच्छा मेरी बात समझो, निरस्त का मतलब क्या होता है, ये चीज है, एक दो व्यक्ति हैं जो इसको मैंने कहा कि खींचो अपनी ओर, ताकत लगा के ऐसा खींचो, तो ये एक नीचे खींचेगा और एक ऊपर की ओर। मैंने कहा 5 न्यूटन से नीचे वाला खींच रहा, 5 न्यूटन से ऊपर, दोनों ताकत लगाएंगे, कहीं जाएगा ये? कहीं नहीं जाएगा ना। मतलब ये एक दूसरे को बल को क्या कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं ना। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं, अगर ऊपर और नीचे वाले क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बात आती है इसकी और इसकी। तो ये इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, ये अब ये ऐसे समझ रहे हैं, इस पर एक व्यक्ति इधर की ओर अंदर की ओर खींचना चाह रहा है और एक व्यक्ति बाहर की ओर, यही तो बात हुई। कुंडली पर एक बल इस डायरेक्शन में, ये जो कागज है ना ऐसे सेप, एक कागज दो मुझे, मैं बता दूं जल्दी से, रुकना जरा। ये कागज देख रहे हैं आप, अगर ऐसे है, तो समझो एक नीचे की ओर अगर कार्य करे और एक ऊपर की ओर, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर एक इस पर आ जाओ, इस पर एक ऐसे इधर इधर की ओर खींचे और एक बाहर की ओर खींचे, तो बताओ ये घूमने नहीं लगेगी? ऐसे सोचो सर, तुम खुद ही सोचो, ये ऐसे खींचेगी, ये ऐसे खींचेगी, ये घूमने लगेगी। और जब बताओ दो बल हैं, एक बल इधर की ओर, एक बल इधर की ओर, तो बताओ ये दोनों बल क्या बना देंगे, युग्म बना लेंगे, दो बना देंगे ना, दो बल है तो क्या बनता है, युग्म। तो ये बना बल युग्म, दो बल हो गए। अब ये दोनों बल युग्म जो है, ये बल युग्म इसको घुमाने की प्रवृत्ति ले आते हैं, घुमाने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसको घुमाने लगेंगे, और जब घुमाने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, आघूर्ण। तभी कहते हैं जब दो बल मिलेंगे और घुमाने की प्रवृत्ति कर लें तो क्या उत्पन्न हो जाता है वहां पर, बल युग्म का आघूर्ण। समझ आया ना, अब ये घूमेगा। अब एक और बात, अच्छा इसी को एक काम और है, अब एक बात समझो जरा, एक पेन और है, रुको जरा मैं दिखाता हूँ, शायद ये आपको अच्छे से समझ आए। देखो जरा, ये एक ऐसे कार्य कर रहा है और एक ऐसे, दोनों पे नजर आ रहा है आपको, बताओ। ये एक ऐसे है और ये एक ऐसे है, दिख रहे हैं दोनों। अगर मैं आपसे कह दूं इन दोनों की फोटो ऊपर से खींचो, बिल्कुल इस जगह से, ठीक है, इसके सामने से, अगर मैं इसको हल्का सा ऐसा टिल्ट करा हूं ऐसे, अब मैं कह दूं खींचो फोटो इसकी, तो तुम्हें पता है क्या नजर आएगा? फोटो में ये चीज नजर ही नहीं आएगी, आएगी क्या? ये ऊपर की लाइन नजर आएगी। जब बिल्कुल उस सामने से फोटो लोगे ना, तो हमेशा क्या नजर आएगी, ये लाइन नजर आएगी, आएगी एक लाइन। और क्या नजर आएगा बताओ, ये जो लाइन है, ये जो है ना, ये भी दिखेंगे, बशर्ते आपको ऐसा महसूस होगा कि ये यहां पर है और ये यहां पर है। क्यों, सही होगा कि नहीं ऐसा ही? भाई देखो, मैंने कहा इसके ऊपर से ऐसे खींचो फोटो, यहां से फोटो खींचो, तो पहली बात तो ये इस लाइन के सामने ये पूरा कागज है, मोटा तो है नहीं कि ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये लाइन ही इस पूरे कागज को नीचे वाले क्या कर देगी, ढक लेगी, तो नीचे वाली चीज खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा इसमें सेप नहीं है, वरना सेप मैं दिखाता तुमको, ठीक है, अब किसी दिन दिखा दूंगा मैं, तो अच्छा रुको, शायद मैं दिखा सकता हूँ, दिखाता हूँ, देखना जरा है, आपको पता चलेगा। दिखाता हूँ, हाँ ठीक है, देखो जरा, अभी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, तुम जान जाओगे कि हाँ ये रियल है। ये आप देख रहे हैं, देखो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये ऐसे हुई, ये ऐसे पूरा दिख रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस कागज को, ये तो अब पूरा चौड़ा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो बताओ जब ऐसे करोगे तो ये देखो, ऐसे मैं फोल्ड करूंगा, समझना जरा, ऐसे है। अब जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ऐसे ही तो फोल्ड करूंगा, करूंगा कि नहीं? तो अगर इसको भी, अब इसको फोल्ड करने के लिए देखो, ये हाथ इधर ला रहे हो कि नहीं, तो जब मैं ऐसे लाऊंगा तो क्या आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा कि जब ऐसे कागज लाएंगे तो एक लाइन नजर आएगी? देखो जरा, नजर आएगी ऐसे कुछ करके, तो एक लाइन नजर आ गई कि नहीं आ गई? मतलब ये होता है, जो कागज ऐसे है तो फोटो पे पूरा नजर आएगा, बशर्ते अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से ले आऊं या ऐसे करके फोटो खिंचवाऊं तो एक लाइन नजर आएगी ना केवल। तो बस यही बात तो मैं समझा रहा था, वो मैं बैक कर दूंगा। अब समझ आ गया होगा ना हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो ये समझ आया होगा ना कैसे मैंने बताया था। तो बस मैं दो चित्र अब जल्दी से बना देता हूँ ताकि आपको काम आ जाए। दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ दिख रहा होगा। अब मैं जल्दी से बनाता हूँ दोनों, और आप ये मत कहना कि नहीं अब मैं जा नहीं पाया, पहले ही मैंने सारी चीजें दिखा दी हैं और उसमें भी प्रयोग करके दिखा दिया है। अब उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो चित्र बनाने होंगे टोटल, एक तो पहले जो मैंने बनाया था वो तो बनाना ही है, साथ में जो मैं फोटो की बात कर रहा था ना उसको भी आपको बनाना होगा। ये एक हो गया। अब इसमें मुझे एक, अब इसको मैं हटा दूं पहले, कागज वागज हटो तुम, पेन भी हटो। तो नजर यहाँ से मैंने लिया एक धारावाही लूप, ये ऐसे रही, ये ऐसे रही,
ये कुछ यूं रही, रुकना जरा, आप समझिए जरा कि ये एक आयताकार लूप है, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे, ठीक। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ अच्छी बनाने की। ये लो, ये लो, अब ये सही दिख रही होगी आयताकार, ठीक है। अब इसमें धारा की डायरेक्शन भी मैं दिखा देता हूँ। देखो इसकी जो धारा की डायरेक्शन है वो कुछ यूं थी, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे नीचे, ये धारा की डायरेक्शन है। नाम दे देते हैं PQRS। इसका नाम है P पॉइंट, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S। अब बल की डायरेक्शन जल्दी जल्दी बताइए किधर किधर थी, ये सबको याद हो जानी चाहिए। इस पर बल की डायरेक्शन यूं थी कुछ अंदर की ओर, इस पर थी जस्ट इधर की ओर, अपोजिट बाहर की ओर। और ये इस पर किधर की ओर कर दें, नीचे की ओर बना देते हैं, और इस पर ऊपर की ओर। अब सुनो जरा, ये दोनों निरस्त हो जाएंगे क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में है, जिसमें ये लाइन है उसी में, उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये भी, उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये भी। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इस पर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आयताकार है, तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, या जितनी चौड़ाई इसकी होगी उतनी ही चौड़ाई इसकी भी होगी। तो मैं कह दूं अगर ये L है, सुनते चलो, मैं इसकी लंबाई को L देता हूं, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये L लंबाई की है, और ये जो चौड़ाई है ये B है। ये लो, समझ गए। अब मैं आपसे कह रहा हूं चलो एक जल्दी से फोटो खींचो इसकी, और फोटो जैसे ही खींचोगे तो आप क्या देखोगे, जो मैं चित्र बनाऊंगा वही आप देखोगे। अब सुनना जरा, मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा करो, ऊपर से इसकी फोटो लो, जैसे फोटो खींचोगे तो ये लाइन नजर आएगी कि नहीं नजर आएगी, आएगी। तो ये लाइन आपको ये कुछ इस तरह से नजर आ जाएगी, आ जाएगी। अब जब ये लाइन नजर आ जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फोर्स है इस पॉइंट पर नजर आएगा, मैंने दिखाया था ना दो पेन, तो वो ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे समझ आएंगे कि इससे जुड़े हैं लाइन से। तो ये वाली जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन आपके पास इस पॉइंट पर ऊपर की ओर आ जाएगी, और ये वाला जो इस पर लग रहा था वो नीचे की ओर आ जाएगा। अब जो चीजें बची उनको डैश डैश करके मिला लीजिए इसको, और ये हो जाएगी इसकी अक्ष। ये लो, और आप मान लीजिए कि ये एंगल थीटा होगा, कितना एंगल होगा, थीटा, ठीक, ये एंगल है थीटा। अब सुनिए जरा, सबसे पहला काम, अब मुझे एक बात बताओ, ये जब दोनों चित्र बनाए थे तो सबसे पहले तो धारा प्रवाहित की, लूप बनाया, चुंबकीय क्षेत्र बनाया, इस पर लगा क्या था बताओ, सबसे पहले बल लगे थे, यही पता चला था कि इस पर हमने बल की डायरेक्शन बनाई थी। सेम बल लगेंगे ये आपको पता है, तो हम लिखते हैं इधर धारावाही लूप पर, धारावाही, धारावाही लूप पर, लूप की भुजा, भुजा, इसका नाम क्या है PQ, और इसका नाम क्या है RS। PQ कॉमा RS में लगने वाला बल, बल, तो बताओ लगने वाला बल कितना था, सब लोग बता दो। लॉरेंज बल हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो कितना लगता है बल बताइए। अच्छा लॉरेंज बल नहीं, क्योंकि वो दौड़ते हुए पर लग रहा था, ये एक चालक है जो मान लो भी रुका है, तो रुके होने पर कौन लगता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक पर लगने वाला बल, वो कितना आया था, F बराबर, बोलो एक बार, F बराबर IBL साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही आया था, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है, इतना काफी है। यही बल F1 होगा, और यही बल किसके बराबर होगा, F2 के बराबर। मतलब मैं आपसे बात करूं कि PQ पर मान लो F1, इस पर मान लो F2, ये F1 और ये मान लो F2, तो ये दोनों बल कैसे होंगे, बोलो सेम होंगे। वजह बताओ, देखो आई जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही वही धारा इसमें हो रही, जिस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाली भुजा, उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये वाली भुजा है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। समझ आ गया ना।
तो अब मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स बराबर है, तो यहां पर एफ एफ लिख देते हैं, समझ गए। अब आगे बात करते हैं, इसकी लंबाई बताओ, ये बी है तो ये वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी आपके पास, जल्दी बोलो बी। अब यहां से समझिए, ठीक है, यहां से अब सुनो जरा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा बन गया, तो कोई बात नहीं, इतना ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीजें और पूछ रहा हूँ, एक एक करके समझना, ये डेरिवेशन केवल ये ही केवल भारी होता है, बाकी सब कुछ आसान है। अब मैं आपसे कहूं कि चलो ठीक है, ये बल लग गए। अब अगर बल लग गए तो बताओ ये बल युग्म का आघूर्ण बना दे रहे हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने समझाया था ये अगर कागज तो एक इस पर इधर की ओर बल लगा रहा था, एक इधर। अब ये घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा बताओ, क्या उत्पन्न हो जाएगा, जल्दी बताओ। बल युग्म का आघूर्ण। तो अब आघूर्ण उत्पन्न होगा तो एक बात समझना जरा, जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो क्या होता है, इधर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन नहीं, थोड़ी सी सूत्र है एक छोटा सा। बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण वो फॉर्मूला होता है बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, की लंबवत दूरी। ये होता है फॉर्मूला बल आघूर्ण का, बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब एक बात जो मैं पूछ रहा हूं वो आपको बताना होगा। मैं आपसे कह दूं कि इस फोर्स की डायरेक्शन, ये जो फोर्स है बताओ नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन मान लो मैं ऐसे डैश डैश करके दिखाता हूं, ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन, इसके फोर्स की डायरेक्शन ये है, हो गई ऐसे ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ऐसे इसमें दिख रहा है अभी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों के लंबवत कौन सी लाइन होगी, आपको देखना केवल ट्रायंगल में ही है, ये येलो वाले पे। तो बताओ एक ये है, एक ये है और एक ये, तो आप कहोगे ये तो कभी भी 90 डिग्री बना ही नहीं सकती क्योंकि तिरछी है। अब बची आपके पास ये डेड डैश लाइन, ये डेड डैश लाइन, दोनों के लंबवत खींचनी। अगर इस लाइन को ले रहे हो तो ये तो इसके समांतर है ना जस्ट, तो ये लाइन तो नहीं हो सकती। अब बची ये लाइन, देखो ये लाइन इससे भी 90 डिग्री पर है, इससे भी 90 डिग्री पर है कि नहीं। तो बताओ इन दोनों के फोर्स की डायरेक्शन से ये वाली जो लाइन है वो कैसी, बोलो लंबवत है कि नहीं है। तो अगर मैं इसका नाम ओ दे दूं, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम मैं ओ देता हूं, समझते चलें, इसका नाम मैंने दे दिया ओ। अगर इसका नाम ओ दे दें, इसका नाम क्या था बोलो, क्यू, इसका नाम था आर, ये क्यू है और ये आर है। तो हमें बताओ जो लंबवत दूरी मिली वो ओ आर है कि नहीं है, ओ आर, ये लंबवत दूरी। पहले तो यही निकालो, क्यों, क्योंकि ये जब निकालोगे ना तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ओ आर की, लंबवत दूरी की। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, इसी वजह से ये दूसरा बनाया भी गया था, इसमें कोई बेवजह नहीं था। हम लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में। अगर ओ क्यू आर की बात करते हैं तो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा। बताओ जैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, बताओ सब लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी, तो एंगल के सामने की भुजा लंब ओ आर बटे कर्ण की वैल्यू कितनी बी। तो बताओ ये बी बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो बी साइन थीटा बराबर कितना बचेगा उधर, बताओ ओ आर बचेगा। ये बी साइन थीटा और बराबर में बच जाएगा ओ आर। तो ये भी आपको समझ आ गया कि जो लंबवत डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, बी साइन थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूं बी साइन थीटा। इतना सबको समझ आया। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो F1 F2 है, अब इसमें आ जाओ फिर से थोड़ी देर के लिए, F बराबर, क्या मैं इसको F1 F2 को F नाम दे दूं, F, ठीक है। अब F बराबर I, और इसको हम लोग क्या लिखा करते थे सच बताओ, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सदिश रूप यही होता था कि नहीं बताओ, ये सदिश रूप होता था कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अगर इसको इस फॉर्म में देखोगे तो हमें पता चलेगा जो एंगल है L और B के बीच का है, एंगल L और B के बीच का है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इस लाइन को ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करो ऐसे, तो ये दोनों इनकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो यहां से L वाली डायरेक्शन देख लो, L और B लंबाई वाले में, चुंबकीय क्षेत्र वाले में 90 डिग्री पर है कि नहीं। तो जब ये 90 डिग्री पर है तो हम लोग ये कहेंगे कि यहां से हम लोग ये देखो, ये इनकी बात कर रहे हैं, ये लंबाई बिल्कुल सीधी है और ये इधर ये आयत ऐसे रखा है ना बिल्कुल ऐसे,
ये तिरछा मैंने बनाया ताकि लगे आपको रोटेट करना है, क्योंकि इसकी ये एक्सिस भी तो होगी, ये अक्ष है। अब ये फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो अगर समझना जरा, ये ऐसे लग रहा है ना, ऐसे बताओ ये घूमेगा कैसे, ऐसे घूमेगा ना, तो फोर्स घूमने की डायरेक्शन क्या है, यूं है ना, यूं। कागज ये था, ऐसे समझो ये कागज है, इस पर इधर की और इसका, तो ये घूमेगी ऐसे ना, बताओ कैसे, ऐसे, तो बताओ घूमने की डायरेक्शन ये है कि नहीं, तो ये घूमेगी ऐसे, तो ये भी बना दो, ये ऐसे घूमेगी अंदर की ओर, ऐसे ऐसे अंदर की ओर ऐसे घूमना शुरू करेगी, ठीक है। ये सारी डायरेक्शन आपको बनानी ही होगी। अब यहाँ पर समझिए जरा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एल बताओ, तो बोलो आप एल सीधे है, बी किधर की ओर है, उधर की ओर। अगर एक चीज ये हो जाए और एक चीज ये हो जाए, इनके बीच कितने डिग्री, समझ आया। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम लिखेंगे कि क्योंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री, इससे हमने ये पता कर लिया कि इन दोनों के बीच, एल और बी के बीच एंगल कितना है, 90। लिखोगे अतः, बोलो एफ बराबर कितना आ जाएगा, सब लोग बोलो, आई है, बी है, एल है, और साइन 90 आ जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो, 1 आती है। तो एफ बराबर क्या बन जाएगा, आई बी एल। साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगा, आई बी एल। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद है कि ये इक्वेशन फर्स्ट तक आप बड़े आसानी से चले जाएंगे। अब बात आती है अपने पास बलयुग्म के आघूर्ण की, क्यों आती है, सुनो जरा। हमें पता था बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है, सही है। बलयुग्म के आघूर्ण निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, बल की और बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बल ये निकाल लिया हमने, और क्रिया वो जो लंबवत दूरी थी क्रिया रेखा की, वो भी कितनी है, 20 साइन थीटा। दोनों चीजें मिल गई, बलयुग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला लगाओ। यहां से लिखते हैं अतः, अतः लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण। और कोई परेशान ना होगा, देखो मैं फॉर्मूला इधर नहीं लिखूंगा, वजह ये है कि मैंने इधर पहले ही लिख दिया था, मुझे पता था जगह कम होगी, या तो उधर ना लिखते तो इधर लिख के उधर लिखना होता। तो फॉर्मूला मैंने उधर लिख दिया है। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, टाउ से डिनोट करते हैं, इससे, किससे, टाउ से। तो बताओ अगर मैं लिखूं टाउ बराबर, तो टाउ क्या लिखोगे, बल, तो बल कहाँ है, एफ, फिर गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी का नाम क्या था, ओ आर। तो इंटू में क्या लिखोगे, ओ आर। समझ जाओगे ना, मतलब आपको इस येलो लाइन के नीचे ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं एरो बना दूं इधर की ओर, कहाँ से कहाँ जाना है आपको, एक एरो में समझिए। मुझे यहाँ के बाद ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब ये लग जाएगा उसके नीचे का ये काम है। चलो बताओ जरा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो टाउ बराबर एफ की वैल्यू कितनी बोलो, आई बी एल, इंटू ओ आर की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। तो बताइए जरा, टाउ बराबर आई तो ये हुआ, बी ये हुआ, एल इंटू बी, ये क्या है, एल क्या है बोलो, लंबाई थी इसकी, और ये बी क्या है, इसकी चौड़ाई। सही समझ आया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई। अब बताओ एल इंटू बी क्या होता है, जल्दी बताओ, आयत का क्षेत्रफल। अगर ये आयत का क्षेत्रफल है तो क्या इसकी जगह में इंटू में ए लिख सकता हूं मैं, कैपिटल लेटर में ए, और आगे क्या लिखा है बोलो, साइन थीटा। समझ गए। अब यहां पर मैं कुछ चीजें जो आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है क्षेत्रफल, एरिया, ए बराबर आई इंटू ए, ए बराबर आई इंटू ए। एक और चीज, एम बराबर होता है, सॉरी, एल इंटू बी, और ये आई इंटू ए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, नहीं। एल बी की जगह में आ गया है ए, और आई और ए को मिलाकर क्या लिख सकता हूं मैं, एम। क्या लिख सकता हूं मैं, एम। ठीक है। तो अब अगर मैं, अच्छा ये चीज़ समझना, ये काम आएगी, बहुत काम आएगी आपकी। तो पहले तो मैं इसको बॉक्स में बंद करता हूँ, ये बन गया। अगर मैं लिख दूं यदि फेरों की संख्या एन हो, इसको मैं एक सेकंड के लिए मिटाता हूँ, ऊपर वाला सही है। यदि, यदि फेरों की संख्या एन हो, यदि फेरों की संख्या एन हो, फेरों की संख्या एन हो, तो जल्दी से बता दो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताएं। हम कहेंगे कि ये टाउ बराबर बन जाएगा एन आई, अब ए पहले लिखो, फिर बी लिख दो, और फिर साइन थीटा। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझसे बताएं अभी। पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है ना।
क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है अगर ये फेरे बढ़ते जाएंगे तो धारा का मान बढ़ता जाएगा, और धारा बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर लगने वाले बल का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये समझ आ गया। लेकिन एक बात और इसमें थोड़ी सी बात है, वो आप समझिए जरा। अगर मैं आपसे पूछूं ये एनआईए के बारे में जानते हो क्या? हम कहेंगे हाँ जानते हैं, क्योंकि अभी तो पढ़ के आए। ये एनआईए क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है ना, एम। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चूंकि एम बराबर होता है एन आई ए, इसके बाद है ये, ठीक है। अतः अतः अब जो टाउ बराबर बनेगा अपने पास, टाउ बराबर, तो बताओ ये एन आई ए की जगह में, इसकी जगह में हमको क्या लिखना है? एम, तो एम बी साइन थीटा बन जाएगा, एम बी साइन थीटा। ये बन के तैयार हो गया आपके पास फोर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बड़े ही अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या समझ गए ना? तो बताओ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई एक धारावाही लूप किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, ठीक है, तो उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है? तो आप कहोगे एम बी साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर? एम बी साइन थीटा के बराबर, या बोल सकते हो एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर। और अगर फेरों की संख्या एक हो, केवल एक ही तार को ऐसे फोल्ड किया गया हो, तो आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। अब हम इसकी विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। मान लो थीटा 90 हो जाए तब कितना होगा, थीटा 180 हो जाए तब कितना होगा, थीटा 0 हो जाए तब कितना होगा, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखो ये साइन आया ना, पहले इसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, है ना, ठीक। अब सुनो जरा, अगर मैं बात करता हूं इसी में विशेष स्थितियों की, तो हमने पता कर लिया है जो चुंबकीय आघूर्ण है वो m बराबर NIE था, और जो टाउ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था, बलयुग्म का आघूर्ण सॉरी, तो ये था एम बी साइन थीटा के बराबर। यह है सूत्र। अब अगर मैं पहली कंडीशन अप्लाई करूं, जब कोण, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब कितना हो, थीटा 90 डिग्री हो, तब अगर मैं बात करता हूं तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा बताओ, एम बी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती बोलो, एक, एम बी एक, तो टाउ बराबर क्या आ गया, एम बी। ये मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, फिर मैं ओवरऑल बताऊंगा कि क्या बात हुई, इसका मतलब क्या है। जब थीटा बराबर 0 हो जाए, कितना हो जाए, 0, इस हालात में अगर मैं बात करता हूँ टाउ की, तो क्या आएगा बोलो, एम बी साइन 0, एंगल की वैल्यू कितनी, 0। तो बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, सब लोग बोलो 0, तो टाउ बराबर कितना मिल जाएगा, 0। फिर अगर आप 180 लेने की कोशिश करेंगे ना, तब भी यही कंडीशन मिलेगी आपको। जब थीटा बराबर 180 और साइन 180 अंश का मान भी कितना होता है, 0, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक ना जाओ ना, छोड़ो, कॉस में यहाँ तक जाते हैं, साइन में यहीं तक रहते हैं। अब ये बताओ साइन में सबसे ज्यादा मान कितने का होता है, 90 डिग्री का। सबसे कम मान होता है 0, है ना, 0 से -1 भी होता है ना, और हम ये कहेंगे सबसे कम कितना होगा, 0। अब ये कितना होगा, एम बी। तो बताओ इन दोनों में सबसे अधिकतम कौन है, ये वाला ना, क्योंकि ये तो 0 है, तो इसको हम कहते हैं टाउ मैक्स, और ये टाउ मिनिमम। बस याद रखोगे। अब बताओ कितने लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई हैं जो मैंने आज पढ़ाया। कि ये आपके सामने डेरिवेशन लिखा है, जो ये मैंने आपको एक बार बता दिया था, लेकिन बच्चों का कहना था कि आप एक बार देख लीजिए, ये स्लाइड जो बनवाई गई थी हो गया था एडिटर से थोड़ी सी मिस्टेक, वो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इसमें क्या गलती हुई थी, यहाँ पर एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव था, उसकी स्थिति जो ऊर्जा निकालनी थी, लेकिन बाय मिस्टेक कल के दिन इसमें लिख गया था वैद्युत द्विध्रुव, तो ये गलत हो गया था, जिसकी वजह से, लेकिन हाँ डेरिवेशन पूरा सही था। बस अब हम लोग क्या है कि अगर एक बार बोर्ड में लिख गया तो वही चीज़ें लिखी रहती हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि मैंने उसको सही कर दिया है। मैंने कहा भाई साहब आप इसे सही करें, क्योंकि बच्चों के सामने फिर गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी वैसा ही लिखेंगे जैसा कि टीचर लिख देगा। तो मैंने क्या किया, जो कल गलती हुई थी उसको मैंने अभी तुरंत मिटा दिया, और देखो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा बनाने की कोशिश की।
कि दोबारा इसको लिखो और दोबारा हल करो। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ जल्दी से और स्टार्ट करो इस वीडियो को भी, ताकि ये आप पढ़ लें और इसके बाद आगे तो कंटिन्यू रहेगा। मैं उसको ऐड कर दूंगा, जहाँ पर वो वाला है ना उसको हटा करके इसको ऐड कर दूंगा। जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें इसको ऐड कर दूंगा, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखो इसमें क्या कहा गया था, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बड़ा ही आसान है ये। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, देखो इसमें क्या लॉजिक क्या है। सबसे पहला काम, आपको ये दिख रहा है एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये देखो ये एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र याद रखना है और उसमें स्थित क्या है, तो बोलो चुंबकीय द्विध्रुव स्थित है। जैसे कि दंड चुंबक, जैसे कि दंड चुंबक वो चुंबकीय द्विध्रुव का कार्य करता है। और उसकी हमें निकालनी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। आपको ये पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जरा, मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि आपके सामने बनाता हूं चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा एक बात समझो जरा, उसमें मुझे एक चुंबकीय द्विध्रुव को रखना है। अब चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाओं से हम दिखा सकते हैं किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अब एक बात समझना जरा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मुझे इधर से उधर की ओर दिखानी, यूं डायरेक्शन दिखानी। आपने क्या पढ़ा है, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो दो तरह का होता है, एक बाह्य होता है एक आंतरिक होता है। बोलते जाओ, एक बाह्य होता है और एक कैसा होता है, आंतरिक होता है। इनका मतलब क्या है समझते चलिए। बाह्य का मतलब बोर्ड के तल के लंबवत, तो जस्ट अपोजिट, ऐसे बाहर अंदर बाहर की ओर इधर की ओर, इसको कहेंगे बाह्य। और इसको हम इस पॉइंट से डिनोट करते हैं। और ये आंतरिक मतलब बोर्ड के तल के अंदर अंदर की ओर चले जाए। बोर्ड ये है, ऐसे देखो ये दिखेगा शायद ना दिखेगा। तो अगर ऐसी कोई चीज है कि ये अंदर जा रही है तो ये होता है ऐसे। तो ये चीज है, ठीक समझो, ऐसे जैसे ये बोर्ड है, अब इसके अंदर कोई चीज हो ऐसे, तो अंदर की ओर जब जाए तो ये वाला क्रॉस बनाते हैं, इसको कहते हैं आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। पर मुझे एक बात समझो, ये इन दोनों से मुझे ये पता चल रहा है कि जब बाहर की ओर जस्ट बनाना है तो ऐसे, और जब ये बनाना हो तो ये वाली लाइन है। लेकिन मुझे इधर की ओर बनानी, बताओ बोर्ड के तल के इधर की ओर, क्या इन दोनों से दिखा सकते हैं? कभी नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो भाई साहब बाहर की ओर दिखाएगा, ये अंदर की ओर दिखाएगा। मुझे बनाना है उधर की ओर, तो हम बल रेखाओं का प्रयोग करेंगे। तो मैंने माना कि ये बल रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करेंगी। ये लो, ये मैंने बना डाली एक समान चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं बनाने से हमें पता चला कि एरो इधर की ओर है, तो हम क्या समझेंगे बताएं? हम ये समझेंगे कि एरो जिस तरफ होंगे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। ये सही बन जाओ, ठीक है जय। ये अच्छा बन रहा है, बस समझना ही तो है अपने को। ये है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बी वेक्टर की। बोलो किधर की ओर बोलना, इधर से उधर की ओर, समझ गए? अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर स्थित क्या है, बोलो बोलो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव जैसे कि एक दंड चुंबक, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उसके, तो वो बन जाता है, कार्य करता है किसका, एक चुंबकीय द्विध्रुव का। तो मान लो मैंने ऐसे रख दिया। अब इसको आपको घुमाना है। बताओ ये अभी बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में रखा है कि नहीं? ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे ये रख दिया गया है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे ये भी रखा है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं घुमाऊं, और घुमा करके कैसे कर दूं, इसको मैं घुमा करके ऐसे रख दूं, ऐसे। तो ये टोटल कितना एंगल घुमाना चाहते हैं एक बार समझ के बताइए। यहां से यहां तक थीटा एंगल घुमाना चाहते हैं, बोलो कितना एंगल, थीटा एंगल। तो एक बात समझना, अगर कोई चीज ऐसे रखी है, अब इसको घुमाते 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 इधर की ओर रख दो, तो जब इतना घुमाने में जितना कार्य करोगे वही किसमें संचित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो हमें कुल मिलाकर ऐसे से ऐसे घुमाने में कितना कार्य करना होगा ये पता करना है। तो देखो जरा, हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, देखो मेन काम ये है बोर्ड एग्जाम में आपको हिंदी कैसे लिखनी है। अगर आप हिंदी लिखना सीख गए तो सारी चीजें ठीक है। हम क्या लिखेंगे, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, बी में एक चुंबकीय द्विध्रुव, एक चुंबकीय द्विध्रुव
स्थित है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है। ये हम मान लेंगे अभी से, ठीक है, कि माना इसको घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, डब्ल्यू, तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है। ठीक, इतनी चीजें आपके सामने रख दी मैंने। तब अब एक बात समझो जरा, ये खुद से सोचना है कि मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर कोई भी चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। तो बताओ, अगर ये दंड चुंबक है तो इसकी कुछ लंबाई होगी, मान लो ये चुंबक है द्विध्रुव, तो ये अगर ये चुंबकीय द्विध्रुव है, तो ये अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो इस पर भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा होगा, बोलो हाँ कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण। अब बल युग्म का आघूर्ण किससे डिनोट करते हैं हम लोग, बोलते चलो टाउ से, और टाउ बराबर क्या होता है, बोलो एम बी साइन थीटा। ये अपन को पता चल गया कि कितना होगा इस पर बल आघूर्ण, एम बी साइन थीटा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ये पूछूं कि देखो जरा, ये थीटा किन के बीच का कोण होगा, तो बोलो चुंबकीय क्षेत्र के बीच और लंबाई के बीच, ठीक है। अब यहां से मैं कहता हूं कि ये दोनों एक, जो ऐसे समझो चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर रखा है ऐसे, और ये मतलब अगर मैं अधिकतम मान लो, यहाँ पर मान लो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र लगाना है, तो अधिकतम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी लोगे, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा अधिकतम के लिए अगर मैं बात कर दूं, कितने ले लेंगे हम लोग, 90 डिग्री। तो टाउ बराबर कितना लग जाएगा, मैक्सिमम एम बी, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या बन के तैयार हो जाएगा, एम बी, और साइन 90 का मान 1, कितना आ जाएगा, एम बी के बराबर। ठीक, कितना आ जाएगा, एम बी के बराबर। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम करना है, रुको थोड़ा सा, 1 मिनट। हम ये जान गए कि टाउ बराबर एम बी साइन थीटा लगेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि सीधे मुझे कार्य निकालना है, सीधे मुझे कार्य निकालना है कि कितना आपके पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, बताओ, किए गए कार्य के बराबर। अब कार्य फिजिक्स क्या कहती है कि जैसे कि ये रेड वाला आप देख रहे हैं, रेड वाला, रेड वाला ऐसे रखा है, इसको हम थीटा कोण तक घुमाकर येलो वाले के हिसाब से ऐसे घुमाना चाहते हैं। फिजिक्स ये कहती है कभी भी आप कार्य को एक साथ मत करें, जितना कार्य करना चाहते हैं उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, फिजिक्स ये कहना चाहती है कि अगर आपको करना ही है इतना थीटा कोण घुमाना है, तो रुको, रेड वाले को पहले थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करो, इतना सा, बिल्कुल ऐसे, पहले ये इतना घुमाओ, इतना छोटा सा, बताओ इतना छोटा सा कितना है एंगल, बोलो। हम बोलेंगे ये वाला जो एंगल है ये डी थीटा होगा, बिल्कुल कम ही तो है ना, बिल्कुल कम। रेड और ग्रीन के बीच कितना कोण होगा, छोटा सा। तो पहले इतना घुमाकर चेक करो, अगर इतना आप घुमा सकते हो आसानी से तो फिर आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर बताओ जरा, अगर मैं लिखूं, मैं लिखता हूं कि द्विध्रुव को, द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से
सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, सूक्ष्म या अति सूक्ष्म भी लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य, बोलो कार्य बराबर क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं। जो कार्य होता है वो, इधर सुनो मैं इधर फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में मैं ये भर सकूं अलग से। जो कार्य होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, बल की दिशा में विस्थापन। परेशान मत होइए, यहाँ पर कुछ चीजें मैं बदलने वाला हूँ। एक और कार्य ही होता है, पर वो यहाँ पर होता है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, इन दोनों में क्या फर्क होता है ये आप समझते चलिए यहाँ से। देखो जरा, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है, किसमें, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, सरल रेखी पथ पर गति कर रही है, तो उसका जो विस्थापन होता है वो रेखी विस्थापन कहलाता है। क्या होता है, रेखी विस्थापन। तो वहां पर जो गति होगी सरल रेखी गति होती है, तो वहां पर जो विस्थापन लिया जाएगा वो सरल रेखी वाला विस्थापन लिया जाएगा। तो उस, जब सरल रेखी गति हो, जब कौन सी गति हो, सरल रेखी, तो वहां पर कार्य का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही, देखो जैसे कि ये है चीज, अब ये ऐसे फिक्स है, अब तुम इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हो ना, तो कोण के अकॉर्डिंग ये घूम रही है, देखो ऐसे कोण के अकॉर्डिंग ना, ऐसे था ऐसे गया, तो ये एंगल बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक। जब कोण घूमने वाली गति हो, कौन सी, घूमने वाली गति, जिसे घूर्णन गति भी कह सकते हो, तो उस समय कार्य का फॉर्मूला ये हो जाता है। तो वहां पर बल नहीं लगता, वहां पर बल आघूर्ण लगता है। वहां पर बल की दिशा में विस्थापन नहीं होता, कोणीय विस्थापन होता है, कोण के अकॉर्डिंग विस्थापन होता है। तो बताओ अपने पास ये कार्य बनेगा। तो बताओ, कार्य को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, कोणीय विस्थापन को थीटा, कितना घुमाए हो, डेल्टा थीटा, तो इतना याद रखो। तो बताओ डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा, बल आघूर्ण टाउ, उधर फॉर्मूला लिखा है इधर अप्लाई करते जा रहे हैं। फिर कोणीय विस्थापन कितना घुमाए हो, बताओ डी थीटा, वैल्यू रखो डब्ल्यू पर। अच्छा ये बताओ, जब थोड़ा सा घुमाए हो तो कार्य भी थोड़ा सा करना होगा, भाई डी थीटा तक घुमाना है तो आपको कार्य भी छोटा सा करना होगा, तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू। अब यहां से आएगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट में कितनी लिखी है, बोलो एम बी साइन थीटा, तो यहां आ जाएगा एम बी साइन थीटा और आगे है डी थीटा। बस इतना काफी है, आपने ये पता कर लिया कि जब हम छोटा सा कोण डी थीटा घुमाएंगे उस समय कार कितना होगा, तो एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। अब एक बात समझो जरा, अब मुझे इतना नहीं घुमाना, मैं ये चाहता था कि इसको डी थीटा नहीं सीधे कितना घुमा दूं, थीटा, मन मर्जी के मुताबिक कोण। तो मैं लिखता हूं अब द्विध्रुव को, द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। आसान बहुत है। अब समझना जरा, आपने क्या किया कि आपने एक सीमा तय कर दी, इस द्विध्रुव को घुमाने की टोटल सीमा ही तय कर दी कि ये चुंबकीय क्षेत्र थी, इसकी डायरेक्शन से टोटल ये कितना होगा, बताओ थीटा कोण घुमा रहे हो, मतलब 0 डिग्री। अगर कोई चीज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है और उससे थीटा घुमा रहे हो, तो जो दिशा में उसका एंगल 0 माना जाएगा कि नहीं। तो 0 से कितना घुमा रहे हो, थीटा, मतलब सीमा तय कर दी कि 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, थीटा तक। तो यहां से हम लोग इस इक्वेशन 2 का यूज करने वाले हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू लिखना है यही वाला, डी डब्ल्यू, समाकलन का चिन्ह बना लेना है, इधर भी बना देना है, और क्या लिखोगे, एम बी साइन थीटा, और आगे क्या लिखा है, डी थीटा। अब सीमा जो आपने तय की है वो लगाओ, कहां से कहां तक, तो 0 से
थीटा, 0 से थीटा। अब इसको हल कर लेना है। जैसे ही आप हल करेंगे तो बताओ ये डब्ल्यू डब्ल्यू छोटा 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 मिलकर कितना बना देगा, टोटल डब्ल्यू, तो ये कुल कार्य बना देगा डब्ल्यू। इधर आ जाते हैं। आपको याद रखना है ये समाकलन का चिन्ह कहता है मेरे अंदर वो चीजें रहेंगी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बायोलॉजी के भी बच्चे होंगे और मैथमेटिक्स के, तो मैं बायोलॉजी के हिसाब से बताता हूँ, मैथमेटिक्स वाले आराम से समझते होंगे। ये समाकलन का चिन्ह ये कहता है कि डी जिसके पहले लगा होगा, यहां पर किसके पहले बोलो, थीटा के पहले, है ना। तो थीटा वाली चीजें अंदर रहेंगे इस चिन्ह के, बाकी सब कहाँ जाएंगी, बाहर। तो बताओ एम बी कहाँ जाएगा, बोलो बाहर, तो एम बी ये मैंने लिख दिया बाहर। और अंदर क्या बचेगा, बोलो साइन थीटा, क्योंकि इसके पास थीटा है। और आगे क्या लिखा है, बोलो डी थीटा। अब ये कहाँ से है, 0 अंश से लेकर थीटा, 0 अंश से लेकर थीटा। अब सुनिए जरा, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसको हल करिए, तो W बराबर आप बनाएंगे एम बी और साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ना, इसका समाकलन आप लिख लीजिए, फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, इसको आप लिखेंगे, सूत्र। बायोलॉजी वालों के हिसाब से मैथमेटिक्स वाले कांस्टेंट मत ढूंढने लगना। अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा डी थीटा, इसका फॉर्मूला तो बोलना माइनस का कॉस थीटा। साइन का क्या होता है, बोलो कॉस। साइन का क्या होता है, बोलो एक बार फिर से, कॉस। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्लस सी नहीं लगाया, क्योंकि बायोलॉजी के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको। प्लस सी होता है। अब यहाँ पर अपने पास निश्चित सीमा है, 0 से, देखो ये सीमा है ना, निश्चित सीमा, तो वहां पर सी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। बस साइन का क्या करना है आपको, माइनस का कॉस। चलो आ जाओ, इसको रखते हैं और बताओ सारा क्या बनेगा। साइन का क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। साइन का क्या बनेगा, माइनस का कॉस थीटा। ये बन के तैयार हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का। और ये ब्रैकेट क्लोज, ये जो सीमाएं है ना, 0 अंश से थीटा, यहाँ तक। क्या स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो मैं इसे तुरंत हटाता हूँ, अभी दूसरी जगह पर इसको शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उतने पे ही लिखा जाए, अपने पास बहुत सी जगह है, लिख सकते हैं। हटाओ इस लाइन को, कि कोई ज़रूरत नहीं, समझ आना चाहिए। देखो, तो यहाँ से जो डब्ल्यू बना, वो अपने पास एम बी तो है ही ये वाला, और ये साइन का क्या बनेगा, माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस थीटा, और बाहर है 0 अंश से थीटा। अब बताइए जरा, डब्ल्यू बराबर, ये हल करना मैंने कई चैप्टरों में पढ़ाया है आपको। ये माइनस चिन्ह बाहर ले आओ, ये माइनस वाला बाहर ले आए, अंदर प्लस का कॉस है। अब याद रखिए, चाहो तो मैं एक बार और लिख देता हूं ताकि सभी बच्चे समझ जाएं। ये 0 अंश से थीटा, ये माइनस चिन्ह बाहर। अब रखो जरा, कैसे रखेंगे, माइनस का एम बी लिखा मैंने। देखो जरा, ये जो थीटा दिख रहा है, इसकी जगह में पहले अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा निम्न सीमा, पहले इसकी जगह में ये ऊपर वाली लिमिट रखना है। तो थीटा की जगह में जब थीटा लिखोगे तो वो कॉस थीटा ही नजर आएगा आपको। फिर माइनस चिन्ह लगाना है, फिर लोअर लिमिट रखनी होती है नीचे वाली, तो थीटा की जगह में 0 रखोगे तो कॉस 0 अंश आ गया। बताइए डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा अपने पास, माइनस का एम बी और कॉस थीटा माइनस कॉस 0 अंश का मान होता है, बोलो 1। अब ये माइनस की एंट्री कर दो, तो डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा बताओ, कॉस थीटा तो है ही, ये एम बी रहेगा, ठीक है। और बताओ, जब माइनस की एंट्री करोगे तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस, तो ये प्लस माइनस वाला 1 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला हो जाएगा कॉस माइनस का। और इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। क्या ही आसान रहा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आसानी से समझ आ गया होगा। इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, वो आप समझ लीजिए, विशेष स्थितियां। अच्छा, क्या मैं यही लिख दूं, अतः स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या आ जाएगा, बोलो W, और बराबर कितना आ जाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक समझ गए, यही है जो फॉर्मूला हम ढूंढ रहे थे।
अब देखो विशेष स्थितियों में आते हैं और इनमें से एक एक करके पढ़ते हैं आराम से। देखो स्थिति नंबर फर्स्ट क्या है, जब थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना, थीटा। मतलब जैसे था मैं वैसे ही रख दूं, उसको घुमाऊं ही नहीं। तो एक बात बताओ, जब एंगल 0 ले रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में ही रखना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में ही कर दो। तो बताओ थीटा की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो यहाँ से बताओ u0 कितना आ जाएगा, बोलो। mb 1 - cos 0, और cos 0 अंश का मान कितना होता है, बोलो 0 होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, mb 1 - 1 मिलकर टोटल आंसर कितना आ गया, 0। कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए। ये बन के तैयार हो गया। सेकंड नंबर, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, अगर जैसे ये 90 डिग्री होता है तो आप बोलो जरा, इधर कर दो, हटाओ इसकी जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी तो वो आ जाएगा u90। जब 90 अंश घुमाना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री, कितना आएगा, mb 1 - cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती, बोलो 0। कितनी कितनी होगी, 0। तो 1 - 0। अब बताओ ये कितना बचा टोटल अपने पास, mb ही तो बचा। तो क्यों ना मैं सीधे यही लिख दूं mb, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक एक बचेगा, एक का गुणा करोगे तो mb ही रहेगा। तो ये भी बन के तैयार हो गया। आगे और देखते हैं क्या बना सकते हैं हम लोग। थर्ड केस बना सकते हैं, फिर ओवरऑल कुछ रिजल्ट निकालेंगे। जब थीटा 180 करना है, इसको घुमाकर आप 180 डिग्री घुमा दें, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट घुमा दें, इतना घुमा दें, उस समय बताओ यहीं पर रखना है आपको, u 180 डिग्री कितनी आ जाएगी, बोलो mb ब्रैकेट में 1 - cos 180। सभी बच्चे जानते हैं cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो एक बार, -1 होती है। कितनी होती है, -1। तो माइनस पहले से ही, माइनस माइनस प्लस का 1। तो u 180 कितना आएगा, mb और गुणे में 2, तो 2 mb बन जाएगा टोटल। अब एक बात समझो जरा, मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इन तीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा आई है, तो बोलेंगे जो सबसे अधिक है वो ये है, सबसे कम कितनी है, ये है ना। तो ये होती मैक्सिमम की कंडीशन, और ये होती है मिनिमम की कंडीशन। समझ आएंगे। ये इस तरह से मैंने ये बता दिया, बाकी आगे की जैसी है वो आगे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं धारा मापी में क्या है। धारा मापी नाम सुना होगा आपने, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी दिख जाएगा। सुनिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं धारा मापी क्या है तो आप क्या बताएंगे, बताओ धारा मापी क्या है, बताओ धारा मापी क्या है। नाम सुने हो? जो धारा को मापे वही धारा मापी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मान या फिर उसकी तीव्रता को मापता है। किसको मापता है, मान या फिर तीव्रता को मापता है, उसी का नाम क्या होता है, धारा मापी। समझ जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, धारा मापी धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मान और तीव्रता को मापने में
सहायक होता है। ये समझ गए आप धारा मापी के बारे में, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं, धारा मापी जान जाएंगे ना। धारा मापी एक ही लाइन में बता देंगे, जो धारा के मान को माप ले या फिर उसकी तीव्रता माप ले, तो फिर उसे हम क्या नाम देंगे? धारा मापी। लेकिन धारा कई तरह की होगी, है ना? एक एम्पियर में भी सीधे धारा को एम्पियर में मापा जा सकता है। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे जब धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ाएंगे, उसमें आगे बताएंगे कि जो सीधे एम्पियर में माप ले उसका नाम हो जाता है अमीटर। धारा मापी ही होता है वो, बस वो प्रो लेवल का होता है, जैसे आईफोन में चलता है ना, प्रो प्रो मैक्स, वैसे ही इसमें भी इसका प्रो वर्जन आएगा आगे, तो उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम क्यों? अब बात आती है अमीटर। ये देखो आ ही गया, अमीटर क्या होता है, देखते रहे स्क्रीन पे। स्क्रीन महोदय एडजस्ट हो जाए, हाँ सही है। कौन बनेगा करोड़पति है? अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि किसी ने आज तक करोड़ रुपए जीतते हुए किसी ने नहीं देखा होगा? लिखा हर किसी में होता है, कौन बनेगा करोड़पति? देखे हो, सुने हो कभी? ना सुने होगे। जब सब जाते हैं 10 लाख तक, 20 लाख तक, फिर बैक आ जाते हैं, करोड़ तक क्यों लिखा होता है कौन बनेगा करोड़पति? पता नहीं किसने जीता है, सर्च करना। लो, अमीटर क्या होता है? अमीटर क्या है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए धारा मापी से। अगर धारा मापी जो है अपने पास, जिसे हम गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, धारा मापी का दूसरा नाम क्या होता है बोलो? गैल्वेनोमीटर। धारा मापी ही गैल्वेनोमीटर होता है, अंग्रेजी है इसका ट्रांसलेट। तो पहले वो क्या होता है? धारा मापी हिंदी वाला, और वो इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर। अगर मैं ऐसा कर दूं कि धारा मापी के समांतर कर, पहले तो ये सुनो अमीटर क्या होता है, कि इसका जवाब तो हम कहेंगे अमीटर। अमीटर अमीटर एक ऐसा एक ऐसा सुग्राही यंत्र होता है, यंत्र होता है जो किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में धारा के मान को, धारा के मान को सीधे एम्पियर में मापता है। बस समझ जाएंगे। बस जो धारा के मान को सीधे एम्पियर में ही पढ़ दे उसका नाम क्या होता है? अमीटर। अब ये बनता कैसे है, तो ये भी आप समझ लीजिए जरा, नोट कर लेना समझने के लिए इसे। यह है धारा मापी का प्रो वर्जन है। ये लो, इसमें भी आने लगे वर्जन, प्रो वर्जन। समझ गए? तो ये धारा मापी का ही क्या है बताएं, प्रो वर्जन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक धारा मापी एक अमीटर कौन अच्छा होगा, तो आप बता दीजिए अमीटर, है ना, क्योंकि ये प्रो है तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ये सीधे एम्पियर में पढ़ देता है। और एक और बात है, ये सुग्राही यंत्र है, मतलब इसमें कमियां कम पाई जाती है धारा मापी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अब देखते हैं ये धारा मापी, मैंने कहा धारा मापी का ही ये प्रो वर्जन है, मतलब धारा मापी में कुछ खिलवाड़ करते होंगे, कुछ नया कुछ ऐड करते होंगे, तो ये बन के तैयार हो जाता होगा। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम धारा मापी से अमीटर को बना सकते हैं। समझे? धारा मापी से कैसे आप बनाएंगे अमीटर को, तो चलो देखते हैं धारा मापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण होता है। यहाँ पर सुनिए सर। हम्म,
ये आ गया अपने पास धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो सुनो जरा, पहले ये होता क्या है आप सुन लीजिए। अगर हम ऐसा करें कि धारा मापी ले, तो धारा मापी को हम कैसे डिनोट करेंगे बोलो, जी से। कैसे डिनोट कर लेंगे, जी से। ये कैपिटल लेटर का आप जी बना लीजिए। तो ये आप समझ आइए ये क्या है, धारा मापी। इसे गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं या फिर धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। अब हम ऐसा करें कि इसके समांतर क्रम में, मान लो ये ऐसे वायर था पूरा, ठीक है। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इसके समांतर क्रम, भाई लाइन तो खींच जाओ, बड़ी गंदी चीज। ये लो, मान लो कि इस जगह से, इस जगह से मैंने क्या किया, एक तार लिया और यहाँ पर एक ऐसे 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 ये एक प्रतिरोध शिफ्ट कर दिया। ये लो, जोड़ दिया। और इस प्रतिरोध का नाम दे दे संट। अब तुमने पढ़ा होगा, ये आपके इसमें पूछा गया है, संट क्या होता है। हाँ देखिएगा आप, क्वेश्चन बैंक या फिर अनसॉल्व उठाकर देखिए, उसमें लिखा होगा संट से आप क्या समझते हैं। या 2023 का शायद पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा था संट क्या होता है। तो वो यही है। इसका नाम क्या है, एस। इसका नाम क्या है बोलो, एस। एस क्या है, प्रतिरोध ही है, बशर्ते इसे हम संट प्रतिरोध कहते हैं। तो संट प्रतिरोध को किससे डिनोट कर लेंगे, एस से। बोलो किससे, एस से। इसका नाम मैं नाम लिख दूं, संट प्रतिरोध इसे कहते हैं। संट प्रतिरोध, ये गैल्वेनोमीटर। अच्छा एक बात बताइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे मान के चलिए कि कुल धारा आई आ रही है, बताओ, ये आगे परिपथ है मान लो, ठीक है। इससे कुल धारा आई निकली, इस पॉइंट के बाद क्या धारा बटेगी, नहीं, सोच के देखो जरा, बटेगी ना। कुछ धारा इधर की ओर चली जाएगी, कुछ धारा इधर की ओर आ जाएगी, आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर की ओर धारा कितनी जाएगी, तो मुझे क्या पता कितनी जाएगी, बशर्ते मैं ये कहूंगा जो धारा इधर जाएगी उस धारा का नाम होगा गैल्वेनोमीटर वाली धारा। होगा कि नहीं होगा, और ये गैल्वेनोमीटर में जा रही है, तो जो धारा होगा इसका नाम क्या देंगे, गैल्वेनोमीटर वाली धारा। तो इस वजह से यहां से जो गुजरेगी धारा, इसका नाम दे देंगे आई जी। समझ जाएंगे, आईजी का मतलब जो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली है वो धारा। फिर इसके बाद समझो जरा, मैंने कहा आपसे कुछ मैथमेटिक्स लग जाए यहीं पर ताकि चीजें आसान हो जाए। रुको, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास 50 रुपए थे इधर से, और ये पॉइंट है ऐसा जहां से मुझे कुछ पैसे बांटने हैं। एक व्यक्ति इधर बैठा है और एक व्यक्ति इधर बैठा है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अब मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास 50 रुपए थे इधर, और इधर मैं जब इधर की ओर देखा तो इस व्यक्ति को पैसे देने ही देने हैं, तो इसको मैंने 10 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए बताओ, इधर इसको कितने रुपए आप देंगे, कितने रुपए देने होंगे आपको। और एक भी बचाने नहीं है आपको, पूरे दे ही देने हैं। ये नहीं नहीं मैं एक दे दूंगा बाकी बचा के ले आऊंगा, ये सब नहीं करना है। आपके पास 50 थे, इधर 10 चले गए, तो बताओ 50 में इधर कितने आएंगे, 40 आएंगे ना। 40 कैसे पता चला आपको 40, बस इतना बताओ। 50 में से 10 को घटाया तो 40, 40 पता चला। तो वैसे ही बताओ, अगर आई थी टोटल धारा, आई जी इधर निकल गई, तो इधर कितनी जा रही होगी, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। बड़े समझदार बच्चे हैं, जल्दी से समझ गए, समझ आया। बताएं, ये आई माइनस आई जी बचेगा, सबको पता चल गया ना कैसे। अगर आई है, आई जी मान लो मैंने इधर निकाल दी, तो बची कितनी होगी, आई में से आई जी को घटा देंगे, तो ये हटो, रुपए हटो, यहाँ बात रुपए की थोड़े नहीं हो रही। ठीक है, ये बन के तैयार होगा। अब अगर इस व्यवस्था का नाम अगर आप देखेंगे ढंग से, इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। और ऐसा हो जाए कि मैं इसे एक बॉक्स में बंद कर दूं, ऐसे करके। तो ये जो अब व्यवस्था बनी है ना, इस व्यवस्था का नाम होता है अमीटर। क्या नाम होता है बताइए, अमीटर। ये जो पूरी व्यवस्था बन के आई, अब इसका नाम क्या होगा बताओ, अमीटर। ये गैल्वेनोमीटर
इसके समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध, और ये पूरी जो व्यवस्था मिला दो, अगर इसको मिक्स कर दो तो ये जो बन के आया है, अब इसका नाम क्या हो गया, अमीटर। तो अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीटर क्या होता है, तो क्या आपके सामने आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, बताओ। लिखा है, बोलेंगे कि यदि हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, यदि हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ दें तो इस प्रकार बनी व्यवस्था का नाम अमीटर हो जाता है। तो लिख दूं मैं इधर, जब लिख देता हूं, यदि हम गैल्वेनोमीटर या धारामापी, लिख दें हिंदी जो भी सही समझे आप, यदि हम धारामापी के समांतर क्रम में समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध एस जोड़ दें, तब इस प्रकार बनी नई, इस प्रकार बनी नई व्यवस्था को अमीटर कहते हैं। ये लो, ये है अमीटर का धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। लेकिन इसमें कई बार बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं, और इसका आता भी है न्यूमेरिकल्स। एक बार तो शायद 2021 में ही आया था, शायद देख लीजिए आप, कई सेट हैं उनमें से देखना, तो मिले हैं कई बार। और अब देखोगे ना, कई उसमें मिलेंगे भी आपको। तो ये इसमें डेरिवेशन एक होता है, तो वो डेरिवेशन हम लोग पढ़ते हैं यहीं से। देखिए जरा, ये अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक बंद पास नजर आ रहा है कि नहीं, बताओ। नजर आ रहा है। जहां कहीं भी बंद पास मिल जाए, क्या किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू हो सकता है? हो सकता है। तो यहां पर भी हम लोग लागू कर लेंगे। हम लिखते हैं बंद पास में, बंद पास में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलिए हल करते हैं और बताइए जरा। अच्छा, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, बताओ। किरचॉफ का द्वितीय नियम मैं यहां लिख देता हूं पहले, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, आई आर का मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी बंद पास में बहने वाली धारा, उसके संगत लगे प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, धारा और प्रतिरोध जितने मिलते जाएंगे उनके जो संगत होंगे उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के, सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम इस पॉइंट से चल रहे हैं, वो पॉइंट एक फिक्स कर लेते हैं ना जहां से धारा निकल रही होती है। तो अब यहां से कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट को फिक्स करिए आप, और इस पॉइंट से आप चलना शुरू करेंगे। और जब इस पॉइंट से घूम कर जाएंगे तो फिर से कहां पर आना है, इसी जगह पर, ये भी समझाया था ना। और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में धारा मिले तो पॉजिटिव, अपोजिट साइड में मिले तो नेगेटिव। बताओ, मुझे इधर की ओर जाना है, मैं चाहता हूं मैं इधर की ओर जाऊं, तो बताओ आई जी सही है, तो आई जी मेरी डायरेक्शन में है, तो आई जी हम लेंगे यहां पर। और बताइए आईजी किस प्रतिरोध में जा रही, तो बोलो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध में, और इसका प्रतिरोध ही जी है। कितना है मानो, जी। तो इसका प्रतिरोध है जी माइनस, अब माइनस प्लस आगे समझाते हैं। पहले यहां से पार हो गए, अब यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, आपको इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, ऊपर यहां पहुंचना है। तो बताओ ये धारा नीचे की ओर नहीं जा रही, मुझे ऊपर की ओर जाना है, ये धारा नीचे आ रही, तो कौन सा चिन्ह ले गई है, माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और कौन सी धारा है, आई माइनस आई जी। और बताओ ये किस में जा रही है, बोलो एस वाले में, संट प्रतिरोध एस में जा रही है, बराबर में कोई विद्युत वाहक बल नहीं दिख रहा है, जीरो। अभी एक बात समझिए जरा,
ये जो संट प्रतिरोध आया ना, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे भी, ये क्या होता है। अभी घबरा नहीं, बस केवल संट प्रतिरोध को संट प्रतिरोध ही समझते रहे। अब ये बताओ, ये IG है, कोई बात नहीं, IG बना रहने दो। ये माइनस का है, पूरा का पूरा अगर उठा के उधर भेज दे तो प्लस का हो जाएगा, तो भेज दो उधर। तो I माइनस IG और इनटू में क्या हो जाएगा बोलो, S। अब गुणा करो, तो ये IG गुणे में कैपिटल G। पहली बात तो समझो जरा, अगर आप संट प्रतिरोध क्वेश्चन पूछेगा वो कितना प्रतिरोध लगाना होगा, ये जो प्रतिरोध लगाते हो कितना लगाना होगा, तो ये S की वैल्यू निकालनी, तो ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो क्या बन जाएगा बताओ, IG इंटू जी, और बटे में क्या आ जाएगा, I माइनस IG, और उधर क्या बचा रहेगा बोलो, S। तो एक चीज तो ये आपको पता चल गई कि मुझे कितना संट प्रतिरोध लगाना होगा अगर किसी धारा मापी को किस में बदलना है, अमीटर में। इससे आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात, इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाइए और इसी से थोड़ा सा और आगे हल करेंगे। हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से आएंगे तो फिर से गुणा करो, ये IG गुणे जी है बराबर, इसका I का S में करोगे तो IS हो जाएगा, माइनस IG का S में करोगे तो IG इंटू S हो जाएगा। ये IG माइनस का IG इंटू S इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये है IG गुणे में कैपिटल G, प्लस का आएगा IG गुणे में S, और उधर क्या होगा I इंटू S। अब एक बात समझिए जरा, यहां से अगर मैं आपसे ये बोलूं, यहां पर समझिए, अगर ये मैं पूछूं कि IG कॉमन है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ कॉमन है। तो IG जैसे ही आप कॉमन करते हैं तो बताओ इसके पास से क्या बनेगा, कैपिटल G प्लस इससे क्या बचेगा S, उधर क्या बचेगा I इंटू S। अब एक बात समझिए, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर IG मुझे निकालना है कि गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा जा रही, तो ये गुणे में इधर आएगा तो जो IG की वैल्यू आती है वो आती है I इंटू S अपॉन में G प्लस S, या इसी को ऐसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले समझना, ये S मैंने लिख दिया ऊपर, और क्या लिख दें G अपॉन S, नीचे आएगा G प्लस S। इसको बंद करके गुणे में कितना लिख लेंगे I, ये भी है। तो आप जैसे आप समझे वैसे लिख लीजिए, ये लो, इस तरह से ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाता है। दो ही चीज इसमें बार बार पूछता है कि गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी जा रही है वो बताइए, तो ये फॉर्मूला है। संट प्रतिरोध कितना होगा, ये फॉर्मूला है, समझ जाएंगे। अब यहां पर जो चीजें हैं वो क्या है, देखो आई क्या होती है, कुल धारा, टोटल जो धारा होगी। IG केवल वो धारा जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है। अगर कुल धारा में से गैल्वेनोमीटर वाली हटा देंगे तो अपने आप पता चल जाएगी संट प्रतिरोध में कितनी जा रही है। तो अब क्या बचा बताएं अपने पास पढ़ने के लिए, संट प्रतिरोध क्या है इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। अच्छा बताओ पहले, इसमें कोई दिक्कत हुई किसी को, नहीं। क्या मैं यहीं पर एक चीज और बता दूं, धारा मापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण करेंगे। धारा मापी से ही हम वोल्ट मीटर भी वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अब देखिए जरा, यहां पर ये सेव हो चुका है, मैं इसको मिटाता हूं जल्दी से। यहां पर वोल्ट मीटर, ये पढ़ लीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा यहां पर एक और नोट पॉइंट कर दो पहले, छोटा सा नोट, ये जो संट प्रतिरोध होता है ना, संट प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है बोलो, बहुत ही छोटा होता है। और अगर बहुत ही छोटा होगा तो अगर एक बार समझिए जरा, समांतर क्रम में दो प्रतिरोध लगा दो आप, दो प्रतिरोध एक नीचे एक ऊपर, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना, देखना जो सबसे छोटा प्रतिरोध लगा होगा ना उससे भी कम आएगा। अब मेरी बात समझो, अगर मैं कहूँ एक प्रतिरोध यहाँ लगा है और यहाँ 1 लाख का लगा है, समांतर क्रम में है, तो आंसर आप इसका निकाल लीजिए, एक प्रतिरोध से भी कम आएगा। समझे, समांतर करो तो जब प्रतिरोध निकालते हो तो अपोजिट होता है ना, व्युत्क्रम होता है।
तो उल्टा होता है मतलब जो छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर यहाँ समझाता हूँ, फिर मैं इसमें आ जाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो जरा, अगर मैं कहता हूँ एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है, इसका नाम है 5 और इसका नाम है 0.5। अब देखो इनका अगर टोटल निकालो मिक्स किया हुआ तो वो कितना आएगा, देखो जरा भाई। अगर हम लोग कहेंगे कि इसको निकालोगे तो 1/r बराबर क्या आएगा, 1/, ये वाला 5 प्लस 1/0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो बताओ 1/r कितना आएगा। 5 लासा ले लोगे सेम है तो ऊपर ऊपर के जुड़ जाएंगे, 1 + 10 तो कितना आ गया 11, 11/5। तो अगर ये अपोजिट करोगे तो 1/r इक्वल कितना आएगा 5/11। अब ये बताओ इसको भाग करो तो 0.50 होंगे तो 11×4 = 44 होगा। अब बस तुम इतना ही समझ लो, 0.4 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। ये इसमें इनमें से सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा था, तो इससे भी छोटा आया कि नहीं आया। तो एक बात समझ आई होगी, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध हम कोई लगा देते हैं, जितना छोटा लगाएंगे तो उस ओवरऑल पूरे परिपथ का प्रतिरोध उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। और ये संट प्रतिरोध आगे चल के जानोगे बहुत ही तुच्छ होता है, बहुत ही छोटा होता है। अगर ये बहुत ही छोटा हुआ तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लगभग बहुत ही कम। तो एक बताओ, अगर बहुत ही बेहतरीन एमीटर बनाना चाहते हो तो यहां पर बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगाओगे, और जब बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगाओगे तो ओवरऑल एमीटर का पूरा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लगभग 0 के आसपास। तभी कहते हैं कि एक आदर्श एमीटर के लिए, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, बोलो जल्दी बोलो, 0 होना चाहिए। ये 0 होता है। ये लो, अब सही है। ठीक है, ये कहाँ आ गया, अभी सही है। तो अब हम लोग पढ़ लें आगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताएं। अब हम पढ़ेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है। ये पूरी तरह से ये आपने पढ़ लिया। वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो अब सुनो जरा, ये जो क्रियाकलाप है ना इसको हटाओ। अब ऐसा हो कि अगर हम लोग ये करें कि ये जो व्यवस्था है ना समांतर क्रम नहीं, अब इसमें श्रेणी क्रम आ जाए। श्रेणी क्रम, क्रम में एक प्रतिरोध, एक उच्च प्रतिरोध, एक उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध आर लगा दें तो इस प्रकार बनी व्यवस्था को वोल्ट मीटर कहते हैं। ये लो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हुई। अमीटर और वोल्ट मीटर में कुछ खास अंतर नहीं है। अमीटर धारा मापी को अगर अमीटर में बदलना है तो आप समांतर क्रम में संट प्रतिरोध लगा लीजिए, और अगर आपको धारा मापी को ही वोल्ट मीटर में बनाना है तो उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दीजिए। कैसा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। और जब उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो धारा मापी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो वोल्ट मीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में, इसमें। अब देखो जरा इसका डेरिवेशन छोटा सा समझ लो, मैं बना कर दिखा देता हूं। ये है अपने पास मानो गैल्वेनोमीटर, जी समझ गए। और इसके श्रेणी क्रम में लगाना है तो मान लो कि ये पॉइंट है, इस ऐसे मार्क करो, ऐसे मार्क कर लो। अब यहीं पर आगे इसके जोड़ दो एक प्रतिरोध को, ये लो, ये लो, बंद हो गया। अब देखो जरा, इसका नाम है आर, इसका नाम गैल्वेनोमीटर तो है ही, ये आप समझते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं, तो ये जो व्यवस्था बन के आई है ना, इसका नाम क्या होता है बताएं, वोल्ट मीटर। ये जो पूरी व्यवस्था बन गई, अब इसका नाम होगा वोल्ट मीटर। ठीक है।
अगर गैल्वेनोमीटर के साथ में ही हम आर को कनेक्ट कर दें अंदर ही, तो फिर जो नई अव्यवस्था बन के तैयार होती है उसका नाम क्या हो जाता है? वोल्टमीटर। ये जो प्रतिरोध कैसा होता है बोलो? उच्च प्रतिरोध होता है। कैसा होता है? उच्च प्रतिरोध। और इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, V बराबर आई आर वाले से हल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जरूरत नहीं, बस ये इतना है, डेरिवेशन से कोई मतलब गरज नहीं। वहां पर आता है तो आप बता दीजिए कि ये है, और V बराबर आई आर लगाएंगे भी तो वही सेम आएगा। जो धारा यहाँ से गुजरेगी वही इससे गुजरेगी, वही इससे गुजरेगी, कुछ और खास अंतर ना आएगा। अगर आप आई भेजोगे भी तो श्रेणी क्रम में सब में धारा सेम होती है। आर ही तो केवल बदलेगा। क्या बदलेगा बोलो? आर बदलेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखना जरा, ये धारा निकली, यहां पर कौन सी धारा जाएगी बोलो जरा? ये धारा आई जी यहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? इसमें भी आई जी जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान कभी भी नहीं बदलता है। अगर मैं आपसे कह भी दूं कि चलो डेरिवेशन हल कर लो इसका, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जानता हूं कि यहां पर आई धारा है, इसमें गुजरी, तो मान लो मैंने आई जी नाम दे दिया, तो इसका प्रतिरोध जी है, इसका प्रतिरोध आर, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकाल लो। परिपथ का प्रतिरोध, तो इस जगह पर कितने प्रतिरोध नजर आ रहे हैं आपको बताओ? आपको दो प्रतिरोध नजर आ रहे होंगे। कितने प्रतिरोध बोलो? दो प्रतिरोध। तो आर डैश नाम दीजिए और R1 प्लस R2 कर लेंगे, तो R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो, तो बताओ जरा इनके नाम क्या देंगे आप? आर डैश बराबर R1 की वैल्यू तो कैपिटल जी है गैल्वेनोमीटर का, और R2 मतलब है वो वाला बाहर वाला, तो R2 R। समझ गए? ये बन के तैयार हो गया अपने पास फॉर्मूला, वो है प्रतिरोध का, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह दूं लगाओ आगे V बराबर आई आर का फॉर्मूला, लिखते हैं अतः परिपथ का वोल्टेज, वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है बोलो? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, पर ये आर डैश आएगा क्यों? क्योंकि एक से अधिक प्रतिरोध होने पर तुल्य प्रतिरोध लिया जाता है। अब बोलो जरा, ये V है, आई की वैल्यू बताओ, इसके अंदर की बात करो तो आई जी ले सकते हैं हम लोग, और गुड़े आर की वैल्यू की जगह हम क्या लिखोगे? आर डैश की जगह में जी प्लस आर। ये लो बन के तैयार हो गया। तो अगर आप इसे पता करना चाहें, इन्हें तोड़ करके आगे पीछे कर लीजिए, तब भी हल कर सकते हैं। समझ आएगा ना? अब तो कुछ दिक्कत ना होगी सबको, तो बना लेंगे ना अपने आप से। ठीक, ये है, इसे हल कर लो, ये कर लेना अपने आप से। स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब क्या बचा अपने पास? शंट प्रतिरोध के बारे में जानना, तो इसको भी हटाते हैं। बताओ एक बार फिर से मेरे साथ बता दो, अमीटर अगर बनाना है आपको धारामापी से, धारामापी से अमीटर बनाना है, तो किस क्रम में लगाओगे आप प्रतिरोध को? कितना प्रतिरोध लगाओगे, छोटा या ज्यादा? छोटा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अमीटर धारामापी को ही वोल्ट मीटर में बनाना है, अब क्या करेंगे आप? फिर एक प्रतिरोध लगाएंगे धारामापी के, पर किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कैसा प्रतिरोध होना चाहिए? उच्च। अच्छा, सबसे ज्यादा कितना होता है प्रतिरोध? सबसे ज्यादा कितना होता है? अनंत, है ना? तो यहीं पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो एक नोट पॉइंट कर लीजिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये लो, आप समझ जाएंगे सब लोग, बताएं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना लिया जाएगा बोलो? अनंत। और अमीटर का प्रतिरोध कितना लिया जाएगा? आदर्श मीटर का जीरो लिया जाएगा। अमीटर का जीरो, वोल्ट मीटर का अनंत, क्योंकि उसके समांतर क्रम में लगाना होता है और प्रतिरोध का मान कम करना होता है ताकि धारा बढ़ सके, अच्छी मिल सके। और इसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर अच्छा पाने के लिए आपको उच्च प्रतिरोध जोड़ना होता है वोल्ट मीटर बनाने के लिए। इसकी वजह से हम कहेंगे इसमें उच्च लगाया जाता है, और बहुत उच्च की बात हो जाए तो कहाँ तक चले जाते हैं? अनंत तक। चलो, अब लास्ट बचा जो संट के बारे में बार बार ढूंढ रहे थे, इसमें आ जाते हैं। संट क्या होता है? दिख जाएगा स्क्रीन में, हाँ नजर आएगा। चलो पढ़ लो इसको भी, संट क्या होता है। तो हम अगर बात करते हैं संट की, तो लिखेंगे संट एक बहुत ही तुच्छ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं छोटा, अत्यंत छोटा
प्रतिरोध होता है। इसे एस से प्रदर्शित कर लेते हैं। अच्छा एक बात समझो जरा, यहाँ पर एक बात आती है कि अगर इस संट प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में छोड़ दो तो क्या बहुत प्रभाव हो जाता है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं होगा। ठीक है, संट प्रतिरोध बहुत ही तुच्छ होता है। तो अगर आप मान लो कि एक 10 है, ये 10 प्रतिरोध पहले ही लगा हो 10 ओम का, और इसके बीच में यहाँ संट लगाएंगे ना, तो संट का मान मान लो बहुत ही कम होगा, एस की वैल्यू मान लो 0.00000001 ओम। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो बहुत कम है ना, तो जब इसको ऐड भी करोगे तो ये अगर R1 है, ये R2 है, तो अगर R डैश निकालोगे तो R1 प्लस R2 करोगे तो जोड़ोगे तो R डैश का मान आ जाएगा 10.00001 ओम। आएगा ऐसे? तो बताओ क्या इसमें कुछ ज्यादा फर्क आया क्या? नहीं। लेकिन ये खेल तब कर जाता है जब ये समांतर क्रम में लगा हो, तब परिपथ के प्रतिरोध को बहुत ही नीचे ले जाता है। ये काम सबसे अच्छा कब करता है? जब ये समांतर क्रम में लगा हो। श्रेणी क्रम में तो बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल बेकार माना जाता है। तो अब बताओ, अब कोई दिक्कत है? नहीं। संट क्या होता है? संट एक बहुत ही तुच्छ या अत्यंत छोटा प्रतिरोध होता है, इसे हम एस से प्रदर्शित कर लेते हैं। और बताइए कुछ दिक्कत इसमें से जितना मैंने आज पढ़ाया? नहीं? तो फिर ठीक है, ये है आज का टॉपिक पूरा। आज से चैप्टर खत्म होता है। फिर अगले दिन जब हम पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं।